तो क्या हाल चाल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर जो हमारा साइंस का है, जिसका नाम है हमारे पास अम्ल क्षार लवण। ठीक है, उसका हम वन शॉट आज देखेंगे। तो इस वन शॉट में आपका जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा पूरा कंप्लीट है। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने इसका पहला चैप्टर नहीं देखा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो वो आप जरूर देखें। उसमें हमने पूरे चैप्टर को कवर किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है अम्ल क्या होता है। तो अम्ल क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो हमारे पास स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, वो अम्ल होता है। ये हमारा टेस्ट वाइज है, ठीक है, मतलब टेस्ट के हिसाब से खट्टा होना चाहिए। अगर केमिकल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये अगर नीले लिटमस को लाल कर देता है। लाल कर देता है मीन्स कि लिटमस क्या होता है? लिटमस एक पेपर होता है, ठीक है, जो लाइकेन एक पौधा होता है, उससे एक पेपर बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं लिटमस पेपर। तो अगर नीले वाले लिटमस पे अगर हम लाल डालते हैं, सॉरी, नीले लिटमस पे अगर अम्ल डालते हैं तो वो हमारा लाल कलर में बदल जाता है। ठीक है, याद कैसे रखना है कि अम्ल ल लास्ट में है तो लाल करेगा। ठीक है, ये आपका तरीका हो गया, अगर आप भूलेंगे नहीं इससे। तो अम्ल है मतलब कि नीले को लाल कर देगा। ठीक, हाँ, इसको याद रखना है कि एक हमारे पास साइंटिस्ट थे जिनका नाम है आरहेनियस। ठीक है, क्या नाम है? आरहेनियस। तो इन्होंने बताया कि अम्ल ऐसा पदार्थ जिसको हम अगर जल में डाल दें तो हमें H+ आयन मिल जाए तो वो हमारा अम्ल होता है। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल होगा। जो नीले लिटमस को लाल कर देगा वो भी अम्ल होगा। और मेन ये याद रखना है आर्हेनियस के अनुसार कि जो जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है वो हमारे पास अम्ल होता है। ठीक है, और अम्ल दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रबल, दूसरा दुर्बल। प्रबल मीन्स कि जो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करे, ठीक है, वो हमारा प्रबल होता है। इसमें हमारे पास 3 एसिड है। पहला हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास है HNO3 मतलब कि नाइट्रिक अम्ल। तो ये हमारे पास तीन जो हमारे पास प्रबल है मतलब कि अधिक क्रियाशील होते हैं। और दुर्बल अम्ल में हमारे पास जो कम क्रियाशील होता है, जैसे कि हमारे पास CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं लेकिन ये सिरका होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास लैक्टिक अम्ल जो दही में होता है। तीसरा हमारे पास ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर में होता है। तो ये हमारे पास दुर्बल होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते, ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा पाते। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि सांद्र और तनु क्या होता है। तो सांद्र का मतलब कि उसमें देखिए, सांद्र मतलब कि अम्ल या फिर क्षार वो ज़्यादा होगा। ठीक है, सांद्र अम्ल की बात करेंगे तो जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और पानी कम होता है तो वो हमारे पास सांद्र होगा। लेकिन अगर तनु की बात करेंगे तो इसमें अम्ल की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा, जल की मात्रा अधिक होती है, तो हमारे पास तनु होगा। ठीक है, तनु मतलब पतला, जिसमें पानी ज़्यादा होगा तो वो पतला एसिड होता होगा। और जो सांद्र मतलब गाढ़ा, तो जिसमें ज़्यादा एसिड होगा, हमारे पास पानी कम होगा तो वो गाढ़ा होता है। तो इसी प्रकार अगर क्षार पूछेगा, सांद्र क्षार क्या होता है, तो जिसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा कम होती है। तनु क्षार क्या होता है? जिसमें हमारे पास जल की मात्रा ज़्यादा होगी लेकिन क्षार की मात्रा कम होगी, तो वो हमारे पास तनु हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है कि क्षारक और क्षार दोनों अलग अलग होते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं फिर। तो हमारे पास जैसे हमने अम्ल को समाप्त किया उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे क्षार दिया गया है, क्षारक। तो क्षारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं। देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और जो क्षारक होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल क्या करता है कि नीले को लाल कर देता है, बट जो क्षारक होता है वो लाल लिटमस को नीला बदल देता है। ठीक है, नीले कलर में चेंज कर देता है। अम्ल हमारा जलीय विलयन में H+ देता है, लेकिन जो क्षारक होता है वो जलीय विलयन में OH- देता है। ठीक, जैसे हमने पढ़ा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होते हैं, उसी प्रकार से प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक भी होते हैं। तो प्रबल क्षारक जो ज़्यादा अभिक्रियाशील करते हैं, बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो प्रबल क्षारक में हमारे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH का होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास कास्टिक सोडा है, ये कास्टिक पोटास है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बुझा हुआ चूना है। आगे बढ़ते हैं। दुर्बल क्या है हमारे पास? NH4OH, इसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर नौसादर भी कहते हैं। तो ठीक है, तो जो नौसादर हमारे पास है वो हमारे पास दुर्बल क्षारक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास प्रबल क्षारक है। चलिए अब देख लेते हैं क्षार और क्षारक, इसमें डिफरेंस क्या होता है। इसको आपको याद रखना है कि जो हमारे पास कड़वा होता है, जो OH- देता है, या फिर जो हमारे पास लाल को नीला करता है, वो होता है हमारे पास क्षारक। ठीक है, बट जो क्षारक पानी में घुल जाएगा उसको हम कहेंगे क्षार, और जो नहीं घुलेगा वो क्षारक होगा। तो वही हमने लिखा है। क्षार क्या होता है? अल्कली क्या होता है कि जो जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उसको हम कहते हैं क्षार। ठीक है, जैसे कि कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
ये हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। आपने इनो पिया होगा, इनो, जब हमें एसिडिटी होती है तब, तो वहाँ पे इनो में क्या होता है, यही होता है। इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो जो क्षारक जल में घुल जाता है उसको हम कहते हैं क्षार, ठीक है। लेकिन जो नहीं घुलेगा उसको क्षार नहीं कहेंगे, वो सिर्फ क्षारक होगा। तो आपको याद रखना है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्योंकि जो क्षारक घुला है पानी में वही क्षार होता है। तो मतलब कि जितने भी क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, इसको याद रखना है। कह क्या रहा है कि हमारे पास जो क्षारक पानी में घुला होता है वो क्षार होता है, और जो नहीं घुल पाता वो क्षारक होता है। तो देखिए, जो क्षार होता है वो दो टाइप का क्षारक, ठीक है। पहला, अगर पानी में घुल गया तो उसको हम क्षार कहेंगे। इसका मतलब जितना भी क्षार है वो सब क्षारक होता है, सब, ठीक है। जितना भी क्षार है वो सब क्षारक है, मतलब कि सभी क्षार क्षारक होते हैं। लेकिन अगर जो नहीं घुल पाया तो वो हमारा क्षारक ही होता है। इसका मतलब कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते, जो घुलेगा वही क्षार होगा, लेकिन जितने भी क्षार होते हैं वो क्षारक ही होते हैं, ठीक है। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवण क्या होता है, इसकी एकदम छोटी सी डिफिनेशन है कि जब भी हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद हमें जो मिलता है उसको हम लवण कहते हैं, ठीक है। तो अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण प्राप्त होता है, बस यही लवण की डिफिनेशन है। एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, नमक, और पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, मतलब कि NaCl और KCl। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास सूचक क्या होता है। किसी भी अम्ल और क्षार को पहचानते कैसे हैं कि किस पदार्थ में एक अम्ल है, किस पदार्थ में क्षार है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास सूचक दिया है, सूचक मीन्स इंडिकेटर, ठीक है। सूचक मतलब किसी चीज़ की सूचना देने वाला। तो देखिए, किसी भी विलयन में अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति को पता करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सूचक का। मतलब कि किसी भी पदार्थ में अगर हमें पता करना है कि इसमें अम्ल है, वह पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है, किस प्रकृति का है, कौन सा हमारे पास इसके अंदर क्वालिटी है, अम्ल है कि क्षार है, तो उसको पता करने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सूचक या फिर इंडिकेटर। इसमें क्या होता है कि अम्ल तथा क्षारक के दिए गए विलयन का रंग या फिर गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल जाता है। इसका मतलब क्या है कि या तो कलर चेंज हो जाएगा या तो स्मेल चेंज हो जाएगी, ठीक है। अम्ल के हिसाब से अलग गंध होगा, रंग अलग होगा, और क्षार के हिसाब से अलग गंध होगा और अलग रंग होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के सूचक होते हैं, 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा होता है, सबसे पहला होता है प्राकृतिक सूचक, नेचुरल, जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। उसमें क्या क्या है कि ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा लाइकेन के पौधे से लिटमस पेपर बनता है, तो लिटमस हो गया। लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है उसका यूज़ करते हैं हम, हल्दी का यूज़ करते हैं, हाइड्रेजिया का पौधा के फूल का रस, ठीक है। ये हमारे पास एक पौधा होता है, इसके फूल का रस भी यूज़ करते हैं, हल्दी है, लिटमस पेपर है और लाल पत्ता गोभी का रस है, ठीक है। कृत्रिम क्या होता है, जिसको मानव ने बनाया, जिस सूचक को मानव ने बनाया है अपने से चेक करने के लिए। तो ये हमारे पास रासायनिक पदार्थ होते हैं, 2 टाइप के हैं, पहले है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनाल्फ्थेलिन, ठीक है। कौन सा है, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फ्थेलिन। तीसरा हमारे पास है गंधीय सूचक, जिसकी स्मेल से हम पता करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन पदार्थों की गंध जो होती है वो अम्ल या क्षार के माध्यम से बदलती रहती है, ठीक है। अम्ल होगा तो गंध अलग होगी, क्षार होगा तो गंध अलग होगी। इसमें क्या क्या है, इसमें हमारे पास प्याज होता है, लौंग का तेल होता है, वैनिला होता है, ठीक। वैनिला आपको पता होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि अम्ल डालने पे क्या होता है, क्षार डालने पे क्या होता है इन पदार्थों पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक तरफ लिख दिया कि ये सूचक हमारे पास है, एक तरफ हमारे पास अम्ल है, एक तरफ क्षार है, ठीक है। तो पहला लिटमस, देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, प्राकृतिक वाला है। फिर ये दोनों हमारे पास कृत्रिम वाला है, और ये तीनों क्या है, गंधीय सूचक है। तो सबसे पहले 4 प्राकृतिक सूचक है, उनको देख लेते हैं। तो लिटमस पे अगर हम अम्ल डालेंगे तो लाल कलर का हो जाता है, और क्षार डालेंगे तो नीले कलर का हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का रस अगर हमारे पास है, उसमें अम्ल डालेंगे तो वो भी लाल हो जाएगा, और क्षार डालने पर वो हरा हो जाता है, ठीक। हल्दी पे अगर हम अम्ल डालते हैं तो कोई बदलाव नहीं, मतलब पीला कलर है तो पीला कलर ही होगा। लेकिन अगर क्षार डाल देते हैं तो वो कलर चेंज होकर लाल हो जाता है, ठीक है। आपने ध्यान दिया हो कि जब भी कपड़े में हमारे पास क्या होता है, कोई सब्जी गिर जाती है, येलो कलर का दाग लग जाता है, तो जब भी हम उसको वहाँ पे सोडा, मतलब कि जो धावन सोडा होता है उसका यूज़ करते हैं साफ़ करने के लिए, साबुन का, तो वो हमारे पास लाल कलर का हो जाता है। तो होता क्यों है, क्योंकि हमारे पास हल्दी जो होता है, हल्दी हमारे पास एक सूचक है, और उस पर जब हम सोडा या फिर साबुन यूज़ करते हैं तो वो क्षार प्रकृति का होता है, तो वो जब उस पर रगड़ते हैं या फिर साफ़ करने जाते हैं तो वो धीरे धीरे लाल कलर का दिखने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है। फोर्थ हमारे पास है हाइड्रेजिया के फूल का रस। इसमें क्या होता है कि अगर अम्ल डालेंगे तो नीले कलर का हो जाएगा, और अगर क्षार डालेंगे तो हमारे पास गुलाबी कलर का रंग बदल जाता है, ठीक है। आ जाता है हमारे पास कृत्रिम सूचक में। तो हमारे पास पहला है फिनाल्फ्थेलिन, दूसरा है मेथिल ऑरेंज। तो फिनाल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज ये हमारे पास एक केमिकल होते हैं,
ठीक है। तो अगर फिनाइलफथलीन पे हम अम्ल डालेंगे तो हमारे पे रंगहीन, रंगहीन मतलब जैसा पानी होता है कलरलेस वैसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्षार का उपयोग करेंगे, उस पर क्षार डालेंगे तो हमारे पास गुलाबी रंग प्राप्त होता है। मेथिल ऑरेंज में अगर हम अम्ल डालेंगे तो लाल हो जाता है और क्षार डालेंगे तब पीला हो जाता है। चलिए अब आ जाता है गंधि सूचक में। तो गंधि सूचक में पहला हमारे पास है कि प्याज का रस। अगर प्याज के रस में हम अम्ल का उपयोग करेंगे तो हमारे पास तीक्ष्ण गंध मतलब तीखी गंध आती है, जैसे हम शराब की महक होती है वैसी गंध आती है, तीखी महक, ठीक है, तीक्ष्ण गंध। और अगर क्षार का उपयोग करेंगे तो कोई गंध नहीं आती, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वेनिला हमारे पास है। तो वेनिला में अगर हम अम्ल का यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक समान गंध मतलब कि जिस तरह वो महक रहा है वैसे ही महकता रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर क्षार का उपयोग करते हैं तो उसमें गंध समाप्त हो जाता है, मतलब कोई गंध नहीं आती। हमारे पास लास्ट वाला हमारे पास है गंधि सूचक, हमारे पास लौंग का तेल है, ठीक है। लौंग का तेल में क्या होता है कि अगर हमारे पास अम्ल का यूज़ करते हैं उसके ऊपर, तो लौंग के तेल में अगर अम्ल मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि उसकी जो गंध होती है वो एक जैसी बनी रहेगी, मतलब पहले जैसा था वैसे ही बना रहेगा। लेकिन अगर क्षार का उपयोग करते हैं तो कोई गंध नहीं, इसका मतलब कि जो गंध है, स्मेल है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है, तो ये हमारे पास सूचक होते हैं। अब ध्यान देखिए अम्ल कहाँ से उस पर यूज़ कर रहे हैं। तो नींबू में अम्ल होता है, नींबू खट्टा होता है, तो वो नींबू का रस हम डाल के इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्षार कैसे होगा, तो हमारे पास जो बेकिंग सोडा होता है या फिर जो धामन सोडा होता है उसका यूज़ करके हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुण, ठीक है। कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया, भौतिक गुण पढ़ लिया कि कौन सा अम्ल डालने पे कौन सा कलर होता है, कैसा महकता है वो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि इसका हमारे पास रासायनिक गुण क्या होता है। तो पहला हमारे पास है धातु के साथ अपक्रिया, ठीक है। तो अम्ल अगर धातु के साथ अपक्रिया करता है तो हमारे पास लवण बनता है और हाइड्रोजन, ठीक है। अम्ल अगर धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण और हाइड्रोजन बनता है। हमने क्या किया कि हमने एक एसिड मान लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और उसका हमने जिंक धातु से अभिक्रिया कराया तो हमें मिला है ZnCl2 मतलब कि जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस मिला है। ऊपर की तरफ एरो मतलब कि ये गैस है हमारे पास उड़ रहा है वायुमंडल में, वाष्पित हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। और इसको हमने संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया है। अगर आपको समीकरण को संतुलित करना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने 1 शॉट वीडियो में कराया है या फिर अलग से भी हमने अपलोड किया है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो उसको आप देखिए ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है कि जब हमारे पास कोई भी क्षार हमारे पास अभिक्रिया करता है किसी धातु से, क्षार अगर अभिक्रिया करता है किसी धातु से तो वो भी हमारे पास लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसा कि अम्ल ने बनाया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक क्षार लेंगे। जो क्षार हमारे पास है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर हम जिंक धातु से क्रिया कराते हैं तो हमारे पास आता है Na2ZnO2, ठीक है। ये हमारे पास लवण मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। यहाँ पे हमने 2 लगाया है इसको संतुलित करने के लिए। अब आपको याद रखना है कि इन दोनों अभिक्रियाओं में हमने धातु से कराया है फिर भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और सॉरी धातु को अम्ल से कराया फिर भी हाइड्रोजन गैस मिला, और धातु को क्षार से कराया फिर भी हाइड्रोजन गैस मिला। तो इस हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए क्या करते हैं कि जिस जिस नली से हाइड्रोजन गैस निकला रहता है, ठीक, निकलता रहता है जिस पाइप से जहाँ पे हम इस अभिक्रिया को कराते हैं, तो क्या करते हैं वहाँ पे अगर हम मोमबत्ती के लेके जाते हैं तो हमारे पास पॉप करते हुए ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। पॉप की आवाज़ उत्पन्न होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए इस जो को टेस्ट करने के लिए जो हमारे पास टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली मतलब जिस परख नली से हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलता रहता है उसके पास जब हम मोमबत्ती लेके जाते हैं तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन की उपस्थिति पता करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पॉप टेस्ट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया। कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट मीन्स कि CO3 लगा, किसी भी धातु के साथ CO3 होगा तो कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, किसी भी धातु के साथ HCO3 लगा होगा तो वो हमारे पास बाइकार्बोनेट होता है। तो आपको याद रखना है कि धातु कार्बोनेट के साथ या फिर धातु बाइकार्बोनेट के साथ, दोनों के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करता है तो हमारे पास लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। यहाँ पे अम्ल है, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कर रहा है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना है। तो हमने अम्ल में HCl मान लिया है, ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास है। और धातु कार्बोनेट के सोडियम धातु के साथ CO3 है मतलब सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। ये हमारे पास धातु कार्बोनेट है। इसकी अभिक्रिया हमने कराया है तो हमारे पास लवण NaCl सोडियम क्लोराइड मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल मिला है, ठीक। याद रखना है कि यहाँ पे जल लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में। जो नमक होता है हमारे पास जलीय विलयन में पानी में घुला होता है, और सोडियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में होता है, और जो हमारे पास अम्ल है वो द्रव अवस्था में होता है। हमने इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया है, ठीक है।
उसी प्रकार से अगर अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है तो देखिए हमने बताया था कि कार्बोनेट CO3 होता है, तो यहाँ पे सोडियम के साथ CO3 है तो ये सोडियम कार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट क्या होता है, जिसमें HCO3 लगा होगा। तो किसी भी धातु के साथ HCO3 लगा हो तो बाइकार्बोनेट। यहाँ पे सोडियम के साथ HCO3 लगा है, मतलब कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जब हमने HCl से क्रिया कराई है अम्ल के साथ, तो हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला और जल मिला है। तो इसका मतलब यह है कि अम्ल चाहे तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, चाहे धातु बाइकार्बोनेट के साथ, हमारे पास जो उत्पाद मिलता है वो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यही मिलता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्षार के साथ क्या होता है। तो क्षार के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जो क्षार होता है वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगर पूछा जाएगा कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्षार अभिक्रिया करता है कि नहीं करता, तो आपको याद रखना है कि अभिक्रिया नहीं करता। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है ना। जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उसको क्या होता है कि अगर उसको हम चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं। चूने का पानी मतलब कि अगर किसी भी पानी में अगर हमने चूना मिला दिया, आपने पढ़ा होगा कि बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, जिसको हमने पहले चैप्टर में बताया है आपको कि अगर CaO है तो ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। अगर इसको हम पानी में मिला देते हैं तो हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस मिलता है, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना। तो होता क्या है कि इस बुझे हुए चूने के ऊपर अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं तो जो पानी होता है वो दूधिया कलर का हो जाता है, मतलब एकदम वाइट हो जाता है। वाइट होने के बाद क्या मिलता है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और H2O मतलब जल मिलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारे पास जो अभिक्रिया होती है धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उसका उपयोग अगर हम बुझे हुए चूने के ऊपर करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, वो दूधिया कलर का हो जाता है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और हमें मिलता है जल। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो आपने अभी भी पढ़ा था कि अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो इसमें होता कुछ नहीं, बस बेसिकली बस इतना आपको समझना है कि जब भी अम्ल और क्षारक रिएक्शन करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। प्रभाव को नष्ट करने का मतलब कि अम्ल खट्टा होता है, क्षारक कड़वा होता है, लेकिन जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो जो हमें अम्ल मिलता है वह ना ही खट्टा होता है ना ही कड़वा होता है, मतलब एक दूसरे को वो नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो इसके बाद हमें लवण मिलता है और जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर रहे हैं, उदासीन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसमें अभिक्रिया आपको कौन सी याद रखनी है, इसी को आपको याद रखना है। हमारे पास एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे पहचाना हमने, इसमें देखिए पहला हमेशा किसी भी तत्व में जो पहला तत्व होता है हमेशा धनायन होता है, बाद वाला हमेशा ऋणायन होता है। इसमें भी पहला तत्व धनायन, बाद वाला ऋणायन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब इसमें H+ मिल रहा है, इसमें OH-, तो ये अम्ल है, ये क्षार है। तो जब भी अम्ल और क्षार हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये इसका Na इसके Cl के साथ NaCl मिल जाएगा और ये H और ये OH मिलके H2O बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, अब ध्यान देंगे तो अब HCl जो होता है खट्टा होना चाहिए क्योंकि अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आता है, कड़वा होना चाहिए क्योंकि ये कास्टिक सोडा है। लेकिन जब हमारे पास जो नमक मिलता है वो ना ही कड़वा होता है ना ही खट्टा होता है, मतलब कि इन दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है, उदासीन कर दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्ल के साथ किसकी ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड, मतलब धातु के साथ जब भी ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उसको हम कहेंगे धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, तो लिखा क्या है कि जब भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। अभी आपने देखा था कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास लवण जल बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा है कि जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, बट यहाँ पे धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। इसका मतलब ये तो अम्ल है, ये हमारे पास लवण मिल रहा है और ये हमारे पास जल मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्षार की जगह क्या है, यहाँ पे क्षार की जगह धातु ऑक्साइड है। अब देखिए धातु ऑक्साइड क्षार की तरह काम कर रहा है कि क्षार का अम्ल के साथ होता है तो लवण जल बनता है, यहाँ पे धातु ऑक्साइड का भी अम्ल के साथ हुआ लवण जल बना। इसका मतलब क्या है कि ये जो धात्विक ऑक्साइड है ये
क्षार के जैसा काम कर रहा है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो हमने CuO कॉपर ऑक्साइड लिया है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है मतलब धातु ऑक्साइड हो गया। ये अम्ल के साथ अपक्रिया कर रहा है तो CuCl2 बनेगा हमारे पास और H2O बनेगा। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, धातु ऑक्साइड में हम CuO लिख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड, MgO लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, Fe2O3 लिख सकते हैं, आयरन ऑक्साइड। तो जो भी आपके साथ धातु के साथ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए तो हमारे पास धातु ऑक्साइड हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है। तो अगर देखिए धात्विक ऑक्साइड का हमने अम्ल के साथ अपक्रिया कराया था, अब हम अधात्विक ऑक्साइड का मतलब कि अधातु के साथ ऑक्सीजन होगा तो उसको अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। तो उसकी अगर क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो लिखा है कि अधात्विक ऑक्साइड का क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है, सेम टू सेम उसी के जैसे। हमने पढ़ा है कि अम्ल और क्षार अपक्रिया करके लवण जल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्षार तो है हमारे पास, ठीक है, क्षार तो है, लेकिन यहाँ पे अम्ल की जगह पे क्या है, धात्विक ऑक्साइड, लेकिन फिर भी लवण और जल बन रहा है। इसका मतलब कि ये जो अधात्विक ऑक्साइड है ये हमारे पास अम्ल के जैसा काम कर रहा है, अम्लीय प्रवृत्ति का है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि धात्विक ऑक्साइड क्षार के जैसा काम करता है और अधात्विक ऑक्साइड अम्ल के जैसा काम करता है। तो यहाँ पे हमने CO2 लिखा है, कार्बन अधातु होता है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो अधात्विक ऑक्साइड है। उसका हमने क्षार के साथ अपक्रिया कराया तो CaCO3 मिला है हमें और H2O मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता कि धातु और अधातु क्या होता है तो इसके बाद का हमारा चैप्टर धातु और अधातु है, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और समझते रहें। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास बोला गया कि जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार। तो हमने भी पढ़ा है कि जो जल में हमारे पास जो अम्ल मिलाते हैं तो हमारे पास H+ आयन मिलता है, और जल में जब क्षारक को मिलाते हैं तो OH- आयन मिलता है। H+ देने वाले को अम्ल कहते हैं, OH- को क्षार कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं किस प्रकार से मिलता है हमें। तो याद रखिए हमारे पास HCl है। ठीक है, तो यहाँ पे H जो होगा प्लस में होता है, ये Cl माइनस में होगा। ये Cl माइनस में हमारे पास निकल चुका है, ये हमारे पास H+ होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन H+ आयन। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे H2O है ना, पानी में हमने HCl को मिलाया है तो H2O के साथ ये वाला हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है, सॉरी यहाँ पे 2 नीचे होगा, तो H2O में ये वाला हाइड्रोजन आता है तो ये हमारे पास H2 के बदले एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है तो H3O हो जाता है, ये प्लस O पे चला जाता है तो ये बन जाता है H3O+। तो इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास अम्ल H+ आयन देता है बट वो जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। H+ हाइड्रोजन आयन और H3O+ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि जल को अगर हम क्षारक के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, OH हमारे पास माइनस में चला जाता है और Na हमारे पास प्लस में चला जाता है, वही हमारे पास Na+ OH- टूट गया। अगर हम कोई दूसरा क्षार लेते हैं तो MgOH का होल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या दिख रहा है कि मैग्नीशियम हमारे पास 2+ में अलग हो जाता है, OH 2 है तो ये 2- में अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये तो अलग है बट हर क्षार में OH- आपको दिख रहा है, तो इसीलिए कहा गया है कि जितना भी क्षार होता है उसमें OH- निकलता है, OH- उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, पानी में मिलाने के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक वायरल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि हम अम्ल अम्ल में जल मिलाएं या फिर जल में अम्ल मिलाएं, ये होता है। ठीक है, होता क्वेश्चन क्या होता है कि हमेशा जल में अम्ल को मिलाया जाता है या फिर अम्ल में जल को मिलाया जाता है। यदि जल को अम्ल में डाल देते हैं तो क्या हो सकता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है कि जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम जल में अम्ल डालते हैं उसको धीरे धीरे हिलाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जब अब रिएक्शन करेगा तो बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, तो इसमें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया मिलती है हमें। ठीक है, तो हमेशा जल में अम्ल या फिर क्षारक को मिलाते टाइम क्या करना चाहिए, लगातार इसको हिलाते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि इस प्रक्रिया में अत्यंत ऊष्माक्षेपी मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलता रहता है। अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे, मान लेते हैं एक टोकरी हमारे पास है, इसमें हमारे पास अम्ल पड़ा है, इसमें पानी डाल देंगे तो अम्ल हमारे पास ऊपर आ सकता है, हम जल सकते हैं। ठीक है, या फिर ये हो सकता है इसका बर्तन टूट सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जल को अम्ल में डालते टाइम कांच का पात्र टूट सकता है या फिर हम जल सकते हैं, इसीलिए कभी भी अम्ल के ऊपर जल नहीं डालना चाहिए। पानी हमारे पास है उसमें अम्ल डालना चाहिए और धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए, जिससे धीरे धीरे क्रिया होगी, धीरे धीरे गैस निकलेगा। ठीक है, अगर अचानक से हम सिर्फ डाल देते हैं तो तेज़ी से क्रिया करेगा तो हम जल भी सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक,
ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक शॉर्टकट तरीका देखते हैं जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, अम्ल की अभिक्रियाएँ पूरी हम एक झटके में देख लेंगे, अचानक से, मतलब अचानक से क्या, हम आराम से देखेंगे बट आसानी से देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्षारक की अभिक्रियाएँ। तो आपको याद रखना है कि अम्ल की अभिक्रिया, ये 5 चीज़ें हैं, इसको बस आपको याद रखना है कि अम्ल जब भी क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन बनाएगा। अम्ल अगर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। और धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर अम्ल क्षार के साथ लवण जल, धातु के साथ लवण हाइड्रोजन, धात्विक ऑक्साइड के साथ लवण जल, धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट, दोनों के साथ क्या होता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अभी हमने देखा है। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट था, मतलब कि एक आसान तरीका था आपको समझाने के लिए डायग्राम के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्षार की अभिक्रिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी क्षारक अभिक्रिया करता है तो अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारे पास लवण और जल बनाएगा। अगर क्षारक अधातुक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा फिर भी लवण और जल बनाएगा। अगर क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और आपको अपने पढ़ा था कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्षार की अभिक्रिया हो गई। अब चलिए देखते हैं कि पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट पीएच स्केल क्या होता है कि किसी भी विलेन में, कोई भी हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया है, विलेन दिया है, उसमें हमें H+ आयन की सांद्रता, मतलब H+ कितना है, अगर H+ ज़्यादा है तो वो हमारे पास ज़्यादा अम्ल होगा उसमें, अगर H+ कम है तो हमारे पास अम्ल कम होगा। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पी और एच लिखा होता है, इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब पीएच। ठीक है, पीएच स्केल का यही फुल फॉर्म होता है। स्केल में से एक इंच होता है जिसमें हमारे पास 0 से 14 तक नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, 7 पे होता है कि अगर किसी भी विलेन का पीएच मान अगर 7 आ गया, इसका मतलब वो हमारे पास उदासीन है। उदासीन मतलब ना ही खट्टा है ना ही कड़वा है, वो लवण की भांति काम करता है। ठीक है, आसुत जल आपने सुना होगा, आसुत जल मतलब एकदम शुद्ध जल। ठीक है, एकदम शुद्ध जल जो होता है वो हमारे पास उदासीन होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर पीएच हमारे पास 7 से कम है, 7 से कम मतलब इधर, ठीक है, 7 से कम, अगर 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है, तो हमारे पास अम्ल होता है। लेकिन अगर पीएच हमारा 7 से बड़ा है, 7 से ज़्यादा, इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो हमारे पास ये क्षार होता है। ठीक है, 7 से जितना इधर जाएंगे तो क्षार की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षार कौन होगा, जिसका पीएच 14 होगा। और सबसे कम अम्ल कौन होगा, जिसका पीएच 1 होगा। ठीक है, तो 7 से इधर जाने पे, 7 से लेफ्ट जाने पे हमारे पास अम्ल वाली प्रकृति बढ़ती है और राइट जाने पे हमारे पास क्षार वाली प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है कि पीएच का हम दैनिक जीवन में महत्व कहाँ होता है, कहाँ पे इसका हम दैनिक जीवन में यूज़ देख सकते हैं। तो सबसे पहला है कि जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जानवर होते हैं वो पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील मतलब क्या होता है कि उन पे उनका असर पड़ता है। जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है वो 7 से 7.8, 7 से 7 तो हमारे पास उदासीन होता है, 7 मतलब क्षार होता है। तो मतलब कि हमारे पास क्या होता है कि 7 से 8, 7 से 8 मतलब कि इतने के बीच में, 7.8, 7 से 8, 7 और 7.8 के बीच में हमारे बॉडी काम करता है। हमारा जो ब्लड होता है उसका पीएच भी इसके बीच में ही होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि अगर हमारे पास जो बारिश होती है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उनको कहते हैं कि अम्लीय वर्षा हो रही है, मतलब एसिड रेन हो रहा है। ठीक है, आगे हमारे पास है कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता। क्या है कि जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो खाने सड़ने लगते हैं अगर हम ब्रश ना करें अच्छे से। तो जब सड़ने लगता है तो क्या होता है कि हमारे खाना सड़ने के बाद उसमें धीरे धीरे अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है, अम्ल बनने लगता है, जिससे हमारा पीएच मान जो दांत का वो कम हो जाता है। 5.5 से अगर कम होता है तो दांत जो होता है खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं दंत क्षय या फिर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। आगे हमारे पास है पाचन तंत्र का पीएच। पाचन तंत्र में क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको ये पता होगा या फिर नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे जय प्रक्रम वाले चैप्टर में। ठीक है, उसमें क्या है कि हमारा जो उदर गुहा मतलब जो हमारा अमाशय होता है जिसमें
खाना खाते हैं, पेट जो हमारा होता है उसमें हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता रहता है, ठीक है। तो जब हम ज़्यादा खा लेते हैं खाना, किसी भी बारात में ज़्यादा चौचक मतलब खा लेते हैं, तो खाना जब ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे पास HCl ज़्यादा निकलता है। ये काम क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। जब ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा HCl निकलता है, इससे कभी कभी एसिडिटी हो जाती है और हमारे पास पेट में जलन या फिर दर्द अनुभव होने लगता है। इसके लिए क्या करता है, हम इनो पीते हैं। इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिए कि ये हमारे पास एसिड है, अम्ल है, और जो हम इनो पीते हैं वो क्षार होता है। तो वो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमें एसिडिटी दूर हो जाती है हमारी, ठीक है। इसको याद रखना है। और इसको हम कहते हैं एंटासिड, ठीक है। क्या कहते हैं, एंटासिड, ठीक। एंटासिड कहते हैं, एंटी एसिड या फिर एंटासिड मतलब एसिड का उल्टा, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है कि पशुओं और पौधों द्वारा रसायनों से आत्मरक्षा। कुछ कुछ हमारे पास पौधे होते हैं या फिर कुछ जानवर भी होते हैं जो हमारे पास वो खुद की रक्षा के लिए इसका उपयोग करते हैं, एसिड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास मधुमक्खी है, चींटी है, नेटल एक पौधा होता है, ठीक है। अगर इससे डंक लग जाए तो क्या होता है कि उसमें से एसिड निकलता है, इसको मेथनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। अलग अलग पशुओं में, अलग अलग पौधों में अलग अलग एसिड हो सकता है, बट यहाँ पे मेथनोइक एसिड होता है, जिससे क्या होता है कि हमें थोड़ा थोड़ा जलन होने लगता है जहाँ पे वो मधुमक्खी का डंक लगा होता है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या होता है कि बेकिंग सोडा जो क्षार होता है इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर डाक एक पौधा होता है, ये भी क्षार होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, रगड़ देंगे। कहाँ रगड़ेंगे, जहाँ पे डंक लगा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे सही हो जाता है, क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ठीक। आगे क्या है हमारे पास कि जो लवण होता है उसका पीएच भी थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, तो अगर अम्ल हमारे पास प्रबल है और क्षार भी प्रबल है तो उदासीन जो होगा वो लवण होगा, ठीक है। मतलब कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होंगे तो उदासीन लवण होगा, जिसका पीएच कितना होगा, 7। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमारे पास अम्ल तो प्रबल है लेकिन जो क्षारक है वो दुर्बल हो गया, तो अम्ल वाला प्रबल है तो हमारे पास अम्लीय लवण मिलेगा, ठीक है। इसका पीएच 7 से कम होगा, क्योंकि अम्ल जो होता है 7 से कम पीएच वाला होता है। लेकिन अगर दुर्बल अम्ल है और क्षार जो होता है प्रबल हो जाए, तो हमारे पास क्षार प्रबल है तो क्षारीय लवण मिलेगा। उसका पीएच, क्षार का पीएच कितना होता है, 7 से अधिक, तो पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, लवण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लवण, लवण मतलब साल्ट के बारे में। तो सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी अम्ल हमारे पास है HCl, ठीक है, और एक हमारे पास क्षार है NaOH, इसको जब हम मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। लवण में क्या बनता है, नमक, साधारण नमक। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं और लवण को बना सकते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो साधारण नमक से क्या क्या बन सकता है, तो पहला हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा या फिर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हमारे पास है व्यंजक चूर्ण, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। तीसरा हमारे पास है बेकिंग सोडा, इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। फोर्थ हमारे पास है धावन सोडा, या जिसका हम यूज़ कपड़े धोने में यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। और लास्ट हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर जिसको हम POP भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.12H2O या फिर 1/2H2O, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके सबको देख लेते हैं कैसे बनता है, किसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। कोई भी एक टॉपिक आपके पेपर में आ सकता है 4 मार्क्स पे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, सबसे पहला हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा। तो होता क्या है कि जब भी हम नमक के जली वेल को, मतलब नमक को पानी में घोल दीजिए और उसमें हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे एनोड कैथोड का यूज़ करके, ठीक है। तो होता क्या है कि ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रम। होता क्या है कि हमारे पास NaCl है, पानी में घुला हुआ, पानी में घुला है मतलब उसमें H2O है पहले से, ठीक है। तो जब इसमें एनोड कैथोड यूज़ करके बिजली प्रवाहित करते हैं, चाहे बैटरी से चाहे बैटरी का यूज़ करके, तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये भी पानी में घुला होता है। क्लोरीन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि क्लोरीन गैस जो होता है वो एनोड पे होता है, ये हमारे पास कैथोड पे होता है। ये एनोड पे जाता है और ये कैथोड पे। अगर आपको नहीं पता एनोड कैथोड क्या होता है, तो मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी है, ये इसका एक तार इधर अंदर है, हमने रॉड से इसको जोड़ दिया। एक तार इधर है, इसको भी हमने रॉड से जोड़ दिया, ठीक है। तो एक का नाम एनोड हो जाता है और दूसरे का नाम कैथोड हो जाता है, ठीक। होता क्या है कि किसी एक सतह पे हमारे पास क्लोरीन गैस चली आती है, दूसरे पे हाइड्रोजन गैस चला आता है, ठीक है। और इसी के आसपास हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पानी में घुला होता है। याद रखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पानी में घुला होता है, बट ये दोनों गैसें जो होती हैं इन पर चिपक जाती है एनोड कैथोड की तरफ, ठीक है।
वही हमारे पास लिखा है कि इसको हमने यहाँ पे ध्यान दीजिए, नमक है, पानी में घुला है, तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बना है और क्लोरीन बना है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, ये हमारे पास पानी में घुला है, ये दोनों गैस अवस्था में है, ये हमारे पास लिक्विड है, ये भी पानी में घुला हुआ है। और यहाँ पे जो हमने 2 लगाया है, ये हमने इसको संतुलित करने के लिए लगाया है। ठीक है, तो एनोड पे हमारे पास क्लोरीन गैस आती है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, और जो कैथोड के पास जो हमारे पास विलेन होता है वो किसका विलेन होता है, NaOH। विलेन मतलब पानी में घुला हुआ है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हमारे पास, इस कास्टिक सोडा का या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास है कि H2 हाइड्रोजन गैस जो होता है उसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। दूसरा हमारे पास जो क्लोरीन गैस होता है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, उसका यूज़ हम जल की स्वच्छता मतलब जल को साफ़ करने के लिए, पानी को साफ़ करने के लिए। PVC को कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक की टंकी होती है जो छतों पे रखा होता है, वो हमारे पास एक फाइबर का बना होता है, उसी फाइबर को हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तीसरा हमारे पास CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारे पास एक गैस होती है जो हमारे पास कहाँ से निकलता है, ये हमारे पास निकलता है AC या फिर फ्रेज से, जिससे ओजोन जो परत होती है वो मतलब कि उसमें छेद हो सकता है। ये बहुत ही हानिकारक होता है, बट वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है HCl। HCl का यूज़ कहाँ करेंगे, इस्पात की सफाई, इस्पात मतलब स्टील होता है। ठीक है, स्टील की चीज़ों की सफाई करने के लिए या फिर औषधि दवाइयाँ बनाने के लिए। आगे हमारे पास है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज़ कहाँ करेंगे, धातु से ग्रीस हटाने के लिए। मतलब कहीं भी मान लेते हैं कोई भी हमारे पास सिंक है जहाँ पे पानी वानी जाता है हमेशा, उसमें काई मिट्टी धूल जम चुके हैं, तो उस पाइप को साफ़ करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम पानी में डाल देंगे। मान लेते हैं पानी जा नहीं रहा है, जाम हो गया है कोई भी पाइप, तो उसमें अगर डाल देते हैं तो हमारे पास उसको साफ़ कर देता है। ठीक है, और उसका उपयोग साबुन कागज़ बनाने में भी यूज़ करते हैं। लास्ट हमारे पास है कि अगर क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास कौन सा हमारे पास लवण बनता है, उसको कहते हैं विरंजक चूड़ या फिर ब्लीचिंग पाउडर। इसका यूज़ क्या करते हैं, घरेलू विरंजन, विरंजन मतलब साफ सफाई में, वस्त्र विरंजन मतलब कपड़े साफ करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब देख ही लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि विरंजक चूड़ या फिर ब्लीचिंग पाउडर, इसका ये क्या होता है कि अगर हम शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अगर इस पर हम क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करा देते हैं तो हमारे पास बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूड़। तो यहाँ पे हमारे पास बुझा हुआ चूना है, इस पर हमने क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराई है तो बन जाता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, और बन जाता है साथ में जल मतलब पानी। इसका उपयोग कहाँ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट उपयोग है हमारे पास पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, जो हमारे पास MCQ होता है कि पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूड़ का। दूसरा हमारे पास है कि कपड़े के उद्योग में सूती या फिर लिनन या फिर लेनिन के विरंजन में उसको साफ़ करने के लिए। ठीक है, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा विरंजन के लिए, मतलब कि लकड़ी से हमारे पास कागज़ बनता है तो उसको साफ़ करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है रासायनिक उद्योगों में उपचायक। उपचायक क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जिसका अपचयन होता है वो हमारा उपचायक कहलाता है या फिर ऑक्सीकारक कहलाता है। ये हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अपचयन कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है। तो स्टूडेंट अब आ जाते हैं बेकिंग सोडा के ऊपर। तो बेकिंग सोडा क्या होता है कि अगर हम क्या करेंगे कि सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है उसकी अपक्रिया, उसको पानी में मिला दें, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ अपक्रिया कराएं NH3 के साथ, तो हमें NH4Cl, इसको हम नवसादर कहते हैं, यह हमें मिलता है। और बेकिंग सोडा मिलता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको याद रखना है NaHCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि HCO3 है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, अगर हम किसी भी खाने में बेकिंग सोडा मिला दिया हमने, उसको जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते टाइम उसको गर्म जरूर करेंगे, क्योंकि बिना गर्म किए कोई भी खाना नहीं बनता है, भोजन। तो क्या करेंगे, जब भी इसको गर्म करते हैं, ये गर्म का एरो है तो ये बेकिंग सोडा है, इसको हम गर्म कर रहे हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए देख लेते हैं आगे इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे। तो सबसे पहला यूज़ है कि इस बेकिंग सोडे को अगर हम टाटेरिकम कहाँ पे मिलता है, टाटेरिकम हमारे पास पाया जाता है इमली में। ठीक है, तो अगर बेकिंग सोडा का अगर हम टार्टेरिक अम्ल के साथ मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। तो इसका मतलब कि बेकिंग सोडा का यूज़ बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। दूसरा हमारे पास है एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, जो अम्ल को रोक देता है। ठीक है, अगर हमें एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड का यूज़ करते हैं एसिडिटी खत्म करने के लिए, मतलब अम्ल को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
कहीं पे अगर आपको मधुमक्खी ने काट लिया तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास है इसका उपयोग सोडा अम्ल या फिर अग्निशामक। अग्निशामक आग बुझाने के लिए जो हमारे पास यूज़ किया जाता है उसके रूप में किया जाता है, ठीक है, आग बुझाने के लिए। लास्ट हमारे पास है कि इसमें जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है इसका उपयोग हम क्या करते हैं, पावरोटी या फिर केक इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं कि पावरोटी या फिर केक जो होता है खमीर उठाने के लिए, मतलब उसमें उसके ऊपर जो डिज़ाइन होती है जो हमारे पास वो स्पंजी होते हैं, मतलब खाने में मुलायम होते हैं, तो मुलायम बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसका उपयोग हम क्या करते हैं, पावरोटी को मुलायम और स्पंजी, स्पंजी मतलब कि उसमें देखेंगे तो छोटा 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 गैप होता है, ठीक है, वो फूला होता है, नरम होता है, तो उसको बनाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है, जिसका उपयोग हम कपड़े धोने के लिए करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, अगर हम जल के साथ क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण मतलब कि पानी के साथ उसको मिला के फिर सुखा देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण। तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम जल के साथ क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमें धावन सोडा मिलता है। तो ये है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और ये हमारे पास 10 जल का अणु है, ठीक है, तो इसको मिला देंगे तो हमारे पास आएगा Na2CO3.10H2O, इसको हम कहेंगे धावन सोडा, ठीक। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो पहला उपयोग हमारे पास है कि इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज़ की फैक्ट्री में होता है, इसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन। बोरेक्स क्या होता है, एक पदार्थ होता है, ठीक, जिसको आपने पहले पढ़ा होगा, एक केमिकल होता है जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ठीक है, उसको बनाने में। थर्ड हमारे पास है इसका उपयोग घर की साफ़ सफाई में, ये तो सबको पता है कि धावन सोडा कहाँ कहाँ यूज़ होता है घर में। और लास्ट हमारे पास है जल की स्थायी कठोरता है। आपको अभी हम आगे पढ़ाएंगे 4th चैप्टर में, जब हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक, तो वहाँ से हम पढ़ेंगे कि कभी कभी क्या होता है किसी भी जल में कभी कभी जो होता है हमारे पास जो साबुन होता है वो उतना झाग नहीं दे पाता, फिर हम सोडे का यूज़ करते हैं, तो जो होता है वो जल भी कठोर होता है, तो कठोर जल को झाग देने के लिए हम सोडे का, धावन सोडे का यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, उसकी कठोरता को हटा देता है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी कहते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि जिप्सम क्या होता है, जिप्सम एक हमारे पास यौगिक होता है जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O होता है, सॉरी 2H2O होता है, ये हमारे पास जिप्सम होता है, ठीक है। करते क्या है कि अगर हम इसको 373 डिग्री केल्विन, 373 केल्विन मतलब कि 273 डिग्री केल्विन होता है, 373 को हम क्लास 9 के हिसाब से अगर देखें तो ये हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आपने वहाँ पे पढ़ा होगा केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में किस प्रकार से चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो होता क्या है कि वो हमारे पास इसमें से कुछ जल के अणु, ये जो हमारे पास 2H2 दिख रहा है जिप्सम में ना, इसमें से कुछ जल के अणु निकल जाते हैं और यहाँ पे 2H2O की जगह आधा H2O मतलब 1/2H2O मिलता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, मतलब आधा पानी, ठीक है। इसी को हम कहते हैं POP, तो POP बन जाता है, ठीक है। अगर हम इसी में फिर से पानी मिला दें, मतलब कि जो हमारे पास आधा H2O था इसमें अगर दोबारा पानी मिला दें तो फिर से जिप्सम बन जाता है। यही लिखा है कि ये जो हमारे पास POP होता है सफ़ेद चूड़ होता है, सफ़ेद बुरादा होता है, इसमें पानी मिलाने पे ये फिर से जिप्सम जैसा ठोस बन जाता है, जिप्सम बन जाता है दोबारा। तो यहाँ पे हमने एक जिप्सम दिया जिसका जिप्सम का फार्मूला क्या है, CaSO4.2H2O मतलब कि कैल्शियम सल्फेट। इसको हम गर्म करते हैं, ट्रेंगल का मतलब गर्म करते हैं 373 केल्विन पे, ठीक है। तो होता क्या है कि 1/2 मतलब डेढ़, एक और आधा 1.5H2O का जो अणु है वो निकल जाता है, यहाँ पे आधा H2O बनता है, इसी को हम कहते हैं POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। लेकिन अगर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस पे इतना पानी फिर से मिला दिया जाए तो फिर से ये जिप्सम बन जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें पानी हमने मिलाया तो फिर से जिप्सम बन गया। तो ये हमारे पास होता है। आपको याद रखना है POP का फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका इसका उपयोग हम प्लास्टर बनाने के लिए करते हैं, मतलब कभी भी हड्डी टूट जाता है डॉक्टर यहाँ पे यूज़ करता है, ठीक है। अब पेरिस ये है कि ये जो है ये फ्रांस की राजधानी में सबसे पहले खोजा गया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। तो चलिए इसका अभी उपयोग देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो स्टूडेंट इसका जो पहला उपयोग है, सबसे पहले हमने भी बताया था कि डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर मतलब रोकने के लिए सही जगह देखेंगे आप प्लास्टर लगा होता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी हड्डी है सही जगह रुकी हो, जब रुकी होती है उसी जगह पर धीरे धीरे जुड़ने लगती है, ठीक है, कोशिकाओं द्वारा।
तो डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर मतलब रोक के जोड़ने के लिए उसका उपयोग करता है। सेकंड हमारे पास उपयोग है खिलौना बनाना या फिर सजावट की सामान बनाने के लिए। और लास्ट हमारे पास है कि किसी भी सतह को चिकना करने के लिए। आपने देखा होगा पुट्टी मारा जाता है किसी भी दीवार पे, जिससे दीवार चिकना हो जाता है। तो वही हमारे पास है कि चिकना बनाने, किसी भी सतह को चिकना बनाने के लिए हम पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होता है, मतलब कि धावन सोडा जो होता है, उसमें 10H2O होता है। फॉर्मूला क्या था? Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो इसमें क्या दिख रहा है कि 10H2O दिख रहा है ना। तो इसी 10H2O को हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल। मतलब किसी भी लवण के सूत्र में जो जल की निश्चित अणुओं की संख्या होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल। तो ये हमारे पास जो 10H2O, ये हमारे पास क्रिस्टलन का जल है। ठीक है, अब आपके पेपर में क्या होता है कि कुछ पदार्थ दिए होते हैं, पूछ लेता है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसको आपको याद रखना है, हम आपको बता दे रहे हैं। आपके मॉडल पेपर में भी आया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास लिखा है कुछ प्राकृतिक अम्ल जो हमारे पास पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। संतरा में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल। इसका उपयोग हम करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, अगर इसको बेकिंग सोडा के साथ मिला दिया जाए। ठीक है। टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है ये। ठीक है। नींबू में सिट्रिक अम्ल। याद रखना है कि नींबू और संतरा दोनों में एक ही टाइप का अम्ल है। ठीक है। और चींटी का डंक हो चाहे नीटल का डंक, दोनों में मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल के बारे में अच्छे से, और हमारे पास एसिटिक अम्ल के बारे में अच्छे से हम 4th चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक चैप्टर समाप्त करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें सपोर्ट करते रहें, और जो भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।